बिटसेट 2026 सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जहां पे हम आपके मैथ्स सेक्शन से रिलेटेड ऐसे टॉप 5 डिलीटेड टॉपिक्स देखेंगे जो कि जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन बिटसेट में पूछे जाएंगे। तो यहां पे जो है उनसे रिलेटेड फॉर्मूले, साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड सिमिलर वीडियो मैं फिजिक्स के लिए ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं, जहां पे टॉप 5 डिलीटेड टॉपिक्स उठाए थे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसको जरूर से चेक करिएगा। अब आज का जो हमारा यहाँ पे वीडियो है उसके अंदर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी, लिमिट्स ऑफ सम एज इंटीग्रल, एजीपी हो गया आपका, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, एंड साथ ही साथ स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इनसे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। और अगर आप सिमिलर वीडियो चाहते हैं केमिस्ट्री सेक्शन के लिए भी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली जो है नेक्स्ट वीडियो भी मैं आप सभी के लिए रिलीज करूंगा। अब अगर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखें तो दैट इज योर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ये टॉपिक है ये जेईई मेंस से हट चुका है लेकिन बिटसेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये स्टेट करता है दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, या फिर मॉड्यूलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से जो है ये इंडिविजुअल सम हो जाएगा हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो ये जो है हमेशा ग्रेटर रहता है किससे, अगर हम कंबाइंड का जो है मॉड्यूलस ले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। और एक और इनइक्वालिटी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर आप इंडिविजुअली जो है मॉड्यूलस के यहाँ पे डिफरेंसेस लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वैल्यू जो है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू अगर हम जो है कंबाइंड का यहाँ पे डिफरेंस ले। तो ये दोनों इनइक्वालिटी आप याद रखिएगा। और इसका यूज अगर हम क्वेश्चंस के अंदर देखें तो जैसे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी पूछी है मॉड z प्लस मॉड z माइनस 4, और z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देके रखा है। तो अब यहाँ पे जो है आपको अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी का ही यूज करना होगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसको थोड़ा सा जो है दिमाग लगा के हमें यूज करना रहता है। अब हमने पढ़ी तो है इनइक्वालिटी, अभी देख ली, इसको यूज करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये z माइनस 4 है ना, इसको हम 4 माइनस z लिख देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा जब हम कंबाइंड में करेंगे तो z और माइनस z जो है हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और आप एक चीज समझिए ना कि अगर मैं 4 माइनस z लिखूं या फिर z माइनस 4, तो भाई आप जो है मॉड्यूलस ले रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर z को जैसे x प्लस आई वाई से भी रिप्लेस कर दे तो आप देखोगे दोनों में जो है अपने को वैल्यू यहाँ पे सेम ही मिलेगी, इसलिए मैंने उसको जो है इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4 विच मींस 4। तो भाई 4 या फिर 4 से बड़ी ही वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू पूछी है इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और इसको जो है अगर ज्योमेट्रिकली भी हम जो है कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, एक तरीका क्या रहेगा कि सीधा सीधा x प्लस आई वाई लेके और फिर उस तरीके से भी आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और बाकी एक ज्योमेट्रिकली अगर अपन सोचे तो z हमारा जैसे कि क्या रहेगा, कोई एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे z बेसिकली आपसे जो है पूछा जा रहा है कि एक यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये लिखा क्या है बेसिकली z माइनस 0 लिखा है और ये z माइनस 4 लिखा है, यानी कि यहाँ पे 4 जो है अपन इस तरीके से जो है पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हमने जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मार्क कर दिया पॉइंट। अब z कोई भी एक जो है आपका स्पेस में यहाँ पे पॉइंट उठाया गया है, उससे इसका वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम ऐड करें तो दिस शुड बी मिनिमम। अब ये चीज आप जो है ज्योमेट्रिकली भी अगर सोचने की कोशिश करें तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पॉइंट ये कोई लाइन, ये जो लाइन जो ज्वाइन हो रही है ना 0 और 4 वाली, उस पे जो है लाई कर रहा हो। नहीं तो बाकी केसेस में तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा तो यहाँ पे ये साइड हमेशा ही जो है ग्रेटर रहेगी, बस ये वाले केस में जो है यहाँ पे मिनिमम रहने वाला है। तो इस केस में जो है हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो वो तो हमेशा जो है 4 के इक्वल रहेगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिकली भी हम जो है क्वेश्चंस को अपने लिए यहाँ पे आसान बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके से सोचना आपको स्मार्टली बिटसेट में आना ही चाहिए। ऐसे कई सारे जो है मेथड हमें एग्जाम के टाइम पे लगाते हुए बनना चाहिए, लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, फिर इंटीग्रल में जैसे एरिया अंडर द कर्व्स के अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले से यहाँ पे याद रख लिए। और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हमारे बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स में भी आप सभी के लिए कवर्ड अप है। लास्ट टाइम पे लेट्स से कि आपको वीक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से देखना है, ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है, तो ये कोर्स का आप जो है हेल्प ले सकते हो। और अभी बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे सभी के लिए अवेलेबल कराया, या फिर आप जो है रैपिड रिवीजन कोर्स के थ्रू फटाफट चीजों को जो है रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप इनको एक बार कोर्स को जरूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो क्रैश कोर्स में आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। लास्ट के जो रिमेनिंग डेज है आप बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इनको जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये भी टॉपिक जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेईई से हट चुका है लेकिन बिटसेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो है अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ वाली चीज पे नहीं जाता हूँ, आपको बेसिकली यहाँ पे इस
इक्वेशन को समझने की जरूरत है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx जो है दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 n और फिर यहाँ पे h f ऑफ a प्लस आर एच। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका जैसे यहाँ पे जब इंटीग्रल करते हैं तो हम इनको जो है ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का जो है समेशन में भी लिख सकते हैं, एक अप्रॉक्स जो है अपनी यहाँ पे वैल्यू इक्वल मिल जाती है ना। ये जो है इस तरीके से इसका यहाँ पे आपका डेरिवेशन भी जो है रहता है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो समझते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें यही चीज समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन किस टाइप के जो है पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये लिमिट वाला जो है चीज दी रहेगी और आपको उसको जो है इंटीग्रल में कन्वर्ट करके जैसे आप स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हो उस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। और ये कन्वर्जन किस तरीके से होता है लिमिट समेशन से इंटीग्रल में, वो चीज समझ लो। तो जहां भी आपको r बाय n दिख रहा हो उसको आप x से रिप्लेस कर दीजिएगा, जहां पे 1 बाय n दिख रहा हो उसको dx से रिप्लेस कर दीजिएगा। और यहां पे जो हमारी लिमिट है मतलब कि समेशन में अगर आप देखो तो ये r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक रहेगा ना, तो जो लोएस्ट वैल्यू r की रहेगी उसको डिवाइड बाय n करो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लो, तो ये आपको a दे देगा, मतलब कि जो लोअर इंटीग्रल ऑफ आपका जो है इंटीग्रल रहेगा। और फिर यहाँ पे जो है b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है r की, जैसे कि इस केस में n है तो n बाय n यानी कि 1 आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वो भी अपना 1 ही रहेगा, तो b की वैल्यू हमारी इस केस में क्या हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा गया है। अच्छा ये लास्ट वाला जो है थोड़ा अच्छे से अगर अपन इसी फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली वो लिखा है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये हो गया 5n स्क्वायर, तो एक एक n कैंसिल तो 1 बाय 5n ही हो जाएगा, है ना। बस आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने के लिए लिख दिया था, बाकी है वही सेम चीज। तो अब इसको अगर मैं समेशन में जो है एक्सप्रेस करूं तो वो किस तरीके से हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेकर और आपका ये कहां तक जा रहा है 2n तक जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो है हमारा अंदर क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, बाकी बाहर क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसको जो है अपन उस इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिमाग लगाए, जैसे कि अपन को r बाय n बनाना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले n स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे जो है r वाली वैल्यू चेंज हो रही है, n तो हमारा टर्म कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वो समेशन के बाहर आ सकता है, या फिर जो है अपन यही कह सकते हैं कि इंटीग्रल के भी बाहर आ सकता है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1 बाय n स्क्वायर लिखा, ये हो गया 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया n हो गया, तो एक n जो है अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 बाय n को जो है बाहर अगर हम लिख दे, ठीक है, बाहर लिख दे अंदर भी लिखे रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे 1 बाय n अपना जो है किससे रिप्लेस होना है, 1 बाय n जो है dx से रिप्लेस होना है, ठीक है, 1 बाय n जो है dx से रिप्लेस होना है। r बाय n किससे रिप्लेस होना है, x से, तो यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे अपन को जो है लिमिट समझने की जरूरत है कि क्या क्या डलेगी। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे अपना 1 दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लोअर वाला इंडेक्स दे देगा, तो ये हो गया 0, ठीक है। और अपर वाले इंडेक्स के लिए अगर देखें तो यहाँ पे 2n है, तो 2n डिवाइडेड बाय n, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। अब 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम जो है लिमिट्स पुट कर दे तो ये आंसर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2। इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करना था। तो काफी सिंपल रहते हैं क्वेश्चंस, बस आपको जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना रहता है कि किस तरीके से जो है अपना जनरल टर्म आएगा, फिर r बाय n के फॉर्म में पहुंचा दिया, जहां भी 1 बाय n दिख रहा है उसको dx से रिप्लेस कर दीजिए और बाकी r बाय n को x से रिप्लेस कर दीजिए, और जैसे लिमिट मैंने निकाली वैसे निकाल लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से आप जो है सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो AGP वाले क्वेश्चन हो गए। अब AGP बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP। मतलब आपकी जो सीरीज रहती है उसमें यहाँ पे एक AP का टर्म भी चल रहा रहता है और एक GP का टर्म चल रहा रहता है, फिर नेक्स्ट में जो है यहाँ पे वही AP का टर्म जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है और GP का भी टर्म जो है इसी तरीके से चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देखो 1 प्लस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 प्लस 7 बाय 8, तो यहाँ पे अगर हम जो है ऑब्जर्व करें तो इसको 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 1 बाय 2 लिख सकता हूँ, इसको 5 इंटू 1 बाय 4 लिख सकता हूँ। तो 1 1 बाय 2 1 बाय 4 1 बाय 8 ये क्या हो गया GP हो गया, और 1 3 5 7 ये क्या हो गया हमारा AP हो गया। अब इसके अंदर जो है आपका जनरल टर्म हम इस तरीके से लिख सकते हैं, SN जो है आपका ये फॉर्मूला रहता है, मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर हमें लिखना है तो वो a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर होता है, जहां पे r जो है अपना -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। अब ये फॉर्मूला तो शायद तो भी आपको याद हो जाए, लेकिन ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला हम कैसे यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, बस अगर आपको प्रोसेस क्लियर हो गई आप खुद से ही जो है यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आपका जो है आंसर आ जाएगा।
होगा। सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 ये सब क्या है एपी वाले टर्म हो गए, फिर 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 100 ये सब क्या हो जाएंगे जीपी के टर्म्स हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एस इज इक्वल टू इस तरीके से लिख लो, ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे कर ली। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, फिर से जो है एस लिखो, लेकिन इस बार जो है सभी टर्म्स को एक एक करके राइट पोजीशन में जो है सरका देना। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर ये हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका 3 इंटू 2 क्यूब, और ऐसे कर करके जो है ये हो जाएगा 100 इंटू 2 की पावर 100। और यहाँ पे जो है अपना क्या टर्म आ जाएगा, तो इससे पहले आएगा 99 इंटू 2 की पावर 99, है ना। ये जो है हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना रहेगा, इसके अंदर कॉमन रेशियो से जो है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये वाली जो हमने सीरीज लिखी है ना, इसमें कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन रेशियो जीपी का क्या है 2 है क्लियरली, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 2 की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 और ये 2 की पावर 101। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो है सीरीज को एक दूसरे में से सबट्रैक्ट कर दो, तो s माइनस 2s कितना हो जाएगा माइनस एस, ये कितना हो गया 1 इंटू 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 100 और ये कितना हो जाएगा माइनस 100 इंटू 2 की पावर 101, ठीक है। अब ये वाला अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो क्लियरली जीपी है, 1 तो अपना जो है यहाँ पे हटा दो, है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे किसी भी टर्म को तो वो तो वही रहने वाला है। तो ये तो हमारा जो है सम ऑफ जीपी यहाँ पे हो जाएगा, और 100 इंटू 2 की पावर 101 को इधर भेज देना, तो 100 इंटू 2 की पावर 101 माइनस ऑफ एस इक्वल टू ये वाला जो है सम ऑफ जीपी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, तो इससे हमें सीधा एस की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इतना आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप जो है आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, बस तरीका आपको जो है यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही है कि टॉपिक्स इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार अगर आपने नजर मार ली ना तो इस टाइप के डिलीटेड टॉपिक्स में आप बहुत इजीली नंबर निकाल सकते हो, और पूछे ही जा रहे क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमने देखे थे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए, और इस टाइम पे अगर आप अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि रोज के 1 या 2 मॉक टेस्ट आप जरूर से दे रहे हो। और यहाँ पे अगर आप रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10, सेट ऑफ 5 सभी जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो लास्ट में आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर LR एंड इंग्लिश में अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हो तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, और इन पे अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहे, वो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो दैट इज योर रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम LMVT भी कहते हैं, ये भी आपके जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन बिटसैट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रोल्स थ्योरम में हमें क्या चीज याद रखनी है, देखो इसके अंदर कुछ कंडीशंस हमें जो है चेक करनी रहती है कि क्या हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है फॉर अ गिवन इंटरवल a to b, है ना, डिफरेंशिएबल है a to b, यहाँ पे क्लोज इंटरवल रहेगा और यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल रहेंगे, और fa इज इक्वल टू fb हो रहा है क्या, मतलब ये जो हम एक्सट्रीम वैल्यूज पे इंटरवल पे देख रहे हैं वहां पे हमारी जो है फंक्शन सेम वैल्यूज मतलब सेम जो है यहाँ पे आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर फंक्शन अपना जो है कुछ इस तरीके से हो गया तो हम देख पा रहे हैं कि ये अपना जो है a हो गया और ये अपना जो है यहाँ पे b हो गया, है ना, ये जो है हम इस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे f डैश c जो है हमारा यहाँ पे 0 हो रहा होगा, और वो c कहाँ पे लाई करेगा, a से लेकर b के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। a यहाँ पे आ गया नीचे और ये b आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा कोई जो है अपना c रहेगा जहाँ पे f डैश c जो है हमारा इक्वल टू 0 हो रहा हो। और मैं एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, हो सकता है एक से ज्यादा भी c की वैल्यू रहे, ठीक है ना, इस तरीके से अपना बन रहा हो तो बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा बन सकते हैं। तो एक तो कम से कम रहेगा, उससे ज्यादा भी जो है यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये हमारा क्या बोलता है, रोल्स थ्योरम बोलता है। फिर लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, इफ fx जो है कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ये दोनों कंडीशंस तो वैसी की वैसी सेम है, देन f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। कोई एक ऐसा c जो है a और b के अंदर लाई करेगा, ठीक है, उस इंटरवल के अंदर जहाँ पे f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a हो रहा हो। ज्योमेट्रिकली भी अगर हम समझे तो एट सम पॉइंट टेंजेंट स्लोप इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग एंड पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से जो है अपना यहाँ पे ग्राफ बना, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये अपना जो है a पॉइंट रहा, ये हमारा जो है fa रहा, ठीक है। इस तरीके से अगर अपन जो है यहाँ पे बनाए तो ये इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे जो है b पॉइंट रहा और ये हमारा क्या हो गया, fb हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। एट सम पॉइंट टेंजेंट स्लोप
इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करती हुई रही, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे ये टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा ना वो इसी के जो है इक्वल रहने वाला है, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली भी मैंने दोनों के मतलब आपको समझा दिया और बाकी जो है थ्योरम अपना इस तरीके से यहाँ पे लगता है। तो अब अगर क्वेश्चन हम देखें, द वैल्यू सी ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to π, तो आपको सिंपली अगर हम देखें तो भाई ये हमारा कंटिन्यूअस भी है क्लियरली और डिफरेंशिएबल भी यहाँ पे रहेगा, है ना, ये चीज तो हम बहुत इजीली वैलिडेट कर सकते हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो तो भाई अपना रहता ही है। अब इसको सॉल्व करने जाए तो एफ डैश एक्स हमें जो है सबसे पहले यहाँ पे निकालना रहेगा। एफ डैश एक्स अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 2 ऑफ cos x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 cos 2x, और यहाँ पे आपको इंटरवल 0 to π दिया है तो उस पर भी एक बार वैसे यहाँ पे देख तो लो कि हमें जो है सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो f0 अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 0 पे मुझे कितना मिल रहा है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 मिल रहा है। और f π पे देखूँ तो यहाँ पे दोनों ही जो है अपने को क्या देने वाले, 0 ही देने वाले, तो इस पे भी 0 वैल्यू मिल रही है। तो f = fb भी आ रहा है, मतलब एक ऐसा c करेगा एग्जिस्ट जहाँ पे ये वैल्यू अपनी 0 हो जाए। तो 2 cos x +2 cos 2x, तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 of cos square x -1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे जो है x की जगह क्या कर दो, c कर दो। ठीक है, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे कर लिया। तो ये कितना हो रहा है 2 जो है अपने यहाँ पे कैंसिल कर दो। अब ये बन जाएगा 2 of cos square c प्लस cos c -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 cos square c प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos c माइनस cos c, है ना, -1 इक्वल टू 0। अब 2 cos c यहाँ पे कॉमन ले लो तो cos c +1 -1 कॉमन ले ले तो cos c +1 इक्वल टू 0, मतलब cos c की वैल्यू एक क्या आ रही है 1/2 और cos c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है -1। अब ये वैल्यू अगर हम 1/2 देखें तो कहाँ पे मिलता है हमें, c = जो है 60 डिग्री पे यहाँ पे अपन को जो है मिल जाएगा, या फिर π/3 कह सकते। और दूसरा यहाँ पे कितने पे मिलेगा, तो यहाँ पे π पे मिलेगा, लेकिन 0 से π इंटरवल के यहाँ पे बीच में रहनी चाहिए और अपने जो है ओपन इंटरवल लगेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू तो अपनी क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी, π/3 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन 4 जो है वो अपना यहाँ पे सही आंसर रहेगा। चलिए अब जो है फाइनल टॉपिक यहाँ पे देखें, दैट इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या रहता है, तो देखो इस तरीके से जो है उसको बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी डेफिनेशन ये रहती है कि a डॉट b क्रॉस c कर रहे हैं अपन, मतलब b और c का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और फाइनली जो यहाँ पे वेक्टर रहेगा उसका a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे याद रखिएगा, ये हमें बेसिकली देता क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, मतलब जैसे पैरेललोग्राम रहता है ना 3D में, अगर हम देखें कि एक और साइड उसकी बढ़ गई है तो हमें पैरेललोपाइप्ड मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब कि ए बी सी का जो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट है या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए बी सी सभी क्या है, हमारे कोप्लेनर रहेंगे, ठीक है ना। और इसको जो है अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखना चाहें, मतलब कि ए वेक्टर हमारा ऐसा लिखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ऐसे ही b और c भी जो है अपने डिफाइंड है b1 b2 b3 में, c1 c2 c3 में। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो है अपन इसको इस तरीके से दिखा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समझ लो इस चीज को। और जैसे अगर कोप्लेनर दे दिया तो यही डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 उठा के कर देंगे। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहीं कहीं पे टर्म यूज होता है, तो उसका क्या मतलब रहता है, तीनों का अपन को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले b क्रॉस c कर देंगे और जो भी वेक्टर आ रहा है उसको फिर a के साथ जो है क्रॉस कर देंगे। तो इसको जो है अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऐसा भी लिख सकते a डॉट c b और माइनस a डॉट बी इंटू सी, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप ये देख रहे हो, ये तो एक मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको जो है b वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको c वेक्टर से जो है मल्टीप्लाई कर दो और बाद में जो है डिफरेंस ले लो, है ना। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे पता रहना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें, इफ द वेक्टर्स आपका ये और ये जो है कोप्लेनर है। अब देखो जैसा मैंने बताया कोप्लेनर है, मतलब कि यहाँ पे जो उनका बॉक्स प्रोडक्ट रहेगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये हमारा लेट्स से a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। तो सबसे अच्छा है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, तो p11 फिर आपका 1q1 और यहाँ पे 11r, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो देन द वैल्यू ऑफ ये चीज पूछिए। अब इसको आप जो है एक्सपेंड करने जाओ, उससे बेटर है कि अगर सेकंड्स में आंसर चाहते हो तो एक चीज ये कर सकते हो, क्लियरली दिख रहा है कि p q r अगर मैं 111 डाल दूं, है ना,
तो भाई आपकी सभी जो है यहाँ पे रोज आइडेंटिकल हो जाएगी, कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगी, मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यही उठा के डाल दो ना, जब ये सेट ऑफ वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी तो आंसर आपको सब में सेम ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2। तो आप यहाँ पे एक्सपेंड करके भी चेक कर लेना, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होगी। अब कुछ यहाँ पे DIY क्वेश्चंस आप सभी की प्रैक्टिस के लिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे उनको अप्लाई करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम ये रहा, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आपको निकालनी है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z की। और इसको जो है ज्योमेट्रिकली भी आप ट्राई करके देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कुछ z1 है, z माइनस z1 हमारा बेसिकली होता क्या है, इक्वल टू समथिंग r लिखा है, तो ये भाई सर्कल की इक्वेशन हो जाती है ना, तो उससे भी आप जो है ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, तो ये तो क्लियरली AGP वाला जो है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो वही मेथड अप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे जो है ये देके रखा है, इसमें हिंट दे देता हूँ, ये LMBT का जो है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फिर अगर हम देखें तो यही वही आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो सिंपली बस आपको जो है यहाँ पे r/n किसी तरीके से यहाँ पे निकालना रहेगा, और उसको फिर किससे रिप्लेस कर दोगे, x से रिप्लेस कर दोगे। और फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, तो करके देखना। u डॉट v क्रॉस w अपना यहाँ पे रहता है ना, तो v क्रॉस w तो आप यहाँ पे निकाल ही लोगे। फिर जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वो वाली डेफिनेशन याद करना कि अगर मैं a डॉट b लेता हूँ तो वो कितना हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b, और यहाँ पे जो है कॉस थीटा। तो बस ये कॉस थीटा की मदद से जो है आप थोड़ा सा देखना कि किस पे जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ट्राई करना इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। इनके जो सॉल्यूशंस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उसको जरूर से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। बाकी फाइनल पार्ट चाहते हो केमिस्ट्री का तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500+ लाइक्स का, एंड डेफिनेटली जो है वो वीडियो भी मैं आप सभी के लिए रिलीज करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।